हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमी पॉइंट। तो स्टूडेंट, एक बार फिर हम लोग आए हैं अपने बिजनेस स्टडीज की अगली क्लास की ओर। स्टूडेंट, देखते देखते ये चैप्टर कब खत्म होने वाला आपको पता भी नहीं चला। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम सिंपल सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, बट क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ नंबर्स के, तो मैं वो भी डिस्कस कर दूं आपके साथ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे और कौन कौन सी और चीजें इसके अंदर हम लोग को सीखनी है। स्टूडेंट, आप आ सकते हैं स्क्रीन पर, पेज नंबर अपने बुक का आप आ जाए फटाफट। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 20 जो लास्ट टॉपिक है। लास्ट मैंने बीच की एक टॉपिक को स्किप किया था लास्ट में पढ़ाने के लिए, और सबसे लास्ट में उसके नीचे आएंगे और देखेंगे एक टॉपिक दे रहा है यहां पर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट हमने फीचर्स पढ़ रखा, हमने इसके नेचर्स पढ़ रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रखा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उन्हीं पॉइंट से आप बड़े आसानी से ये बना सकते हो कि इनके इंपॉर्टेंस क्या होंगे। आइए इंपॉर्टेंस को फिर भी मैं रीड करा दूं, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंस है। अगेन मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेना, उसके अंदर की चीजें आप अपने भाषा में लिख सकते हो, जो लगातार कई क्लासेस से मैं आपको बोलता आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट एनर्जेटिक हो जाइए और अगले टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। कह रहा मैनेजमेंट का सबसे प्रथम जो उसका इंपॉर्टेंस होता है वो होता है कि वो हमें अपने गोल की प्राप्ति में मदद करता है। निश्चित तौर पर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल है, जो पर्पस है, मैनेजमेंट सारी चीजों को व्यवस्थित करके, मैनेज करके, सारे लोगों का एफर्ट्स, एक कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशंस का है, सबके इंडिविजुअल नहीं, कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशंस का है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है, सबके एफर्ट्स को उस डायरेक्शंस में ले जाता है जहां से वो गोल की प्राप्ति हो जाए। यानी ये बोलना तो बिल्कुल सिंपल है कि यस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। और ग्रुप शब्द का मतलब क्या है? यहां पर ग्रुप शब्द का मतलब ही यही है कि कॉमन गोल, यानी सबके इंडिविजुअल गोल की बात नहीं कर रहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ऐसे ऐसे चीजों की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कैसे ग्रो कर जाए, ये होता है कॉमन गोल, जिससे सबका भला हो, ऑर्गेनाइजेशन के हर लोगों का भला हो। तो इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रुप गोल के बारे में। स्टूडेंट, आप यहां पर जरूर लिख देंगे कॉमन गोल, कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है, उसकी बात यहां पर ये कर रहा है स्टूडेंट। ओके, चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, और ये कह रहा है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वाला पॉइंट तो आपको याद आ रहा होगा, बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था उसके ऊपर। अब वो वहां जो पढ़ा था, अब आकर के यहां पर हम लोग अपने उस पढ़े हुए पॉइंट को यूज कर रहे हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट, ने कहा था मैनेजमेंट का मतलब ही होता है टू गेट द थिंग्स डन। टू गेट द थिंग्स डन किस वे में? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैंने कहा था कि समय के अंदर हो जाए, कॉस्ट के अंदर हो जाए, न ज्यादा समय लगे न ज्यादा कॉस्ट लगे। इसलिए मैनेजमेंट किसी भी काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कराता है। तो न सिर्फ ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है बल्कि इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज करता है। मैं साथ में एक वर्ड यहां पर ऐड करा दूं, एंड मैं साथ में एक वर्ड आपका यहां पर लिखवा दूं, आप भी ऐड कर लेंगे यहां पर, एंड इफेक्टिवनेस। तो दोनों पॉइंट ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टूडेंट हम लोगों ने, तो उस पॉइंट को भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी अंदर की मैं रीडिंग नहीं करा रहा हूं क्योंकि रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा जो आप अभी तक पढ़े हुए नहीं हो। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो फिर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ हेडिंग रीड कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट। इसके अंदर का जो ये किताब एक्सप्लेनेशन कर रहा है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं शब्दों को लिख करके अपने आंसर्स को लिखे। जो मेरे बात आप सुन रहे हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा उन्हें भी यूज कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट के पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। आप जैसे देखते चलोगे पॉइंट कहोगे सर ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी है, फिर इस टॉपिक का फायदा क्या है? बट बेटे, ये मन में आपको कंफ्यूजन ना रह जाए या आपका एक कॉन्फिडेंस लो ना रहे कि एक टॉपिक तो हमने छोड़ दिया, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, वरना ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो। अब यहां पर कह रहा है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने एक फीचर पढ़ा था डायनेमिक, जिससे मैंने कहा था कि डायनेमिक का मतलब ये होता है चेंजेस विथ
चेंजेस, यानी बदलाव के साथ जो बदलता चले वही होता है डायनेमिक। क्योंकि मैनेजमेंट का खुद ही एक फीचर है, वो डायनेमिक है, यानी जैसी परिस्थिति होती है मैनेजमेंट के तरीकों को बदल दिया जाता है ताकि हर परिस्थिति में परफेक्ट और बेटर रिजल्ट पाने के लिए मैनेजमेंट के तरीकों को हम बदलते चलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैनेजमेंट ऐसा काबिल बना देता है कि जब भी कोई चेंजेस आते हैं, चाहे वो बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स हो या कोई भी चेंजेस हो, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही तैयार हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो कहता है कि मैं परिवर्तन के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं डायनेमिक हूं, जैसे जैसी चेंजेस आएंगे वैसे वैसे मैं अपने आप को चेंज करता चलूंगा और उससे मैं लड़ता चलूंगा ताकि मेरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कोई कमी ना आए। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक बनाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, यानी उसे चेंजेस के साथ लड़ना सिखाता है। उसे कोई भी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स मिल रहे हैं, कोई लॉ में चेंजेस हो गया, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस करने के लिए तैयार करता है मैनेजमेंट। यानी जो भी बदलाव आएंगे उनसे डट कर लड़ने के लिए मैनेजमेंट तैयार करता है, इसलिए इसे डायनेमिक कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डायनेमिक बना रहा है। तो ये पॉइंट भी हम लोग बड़े आसान ढंग से लिख सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जितनी भाषणबाजी मैंने अभी की है इस पॉइंट से पहले आप यूज कर सकते हो अपने अंदर। लेकिन अगर आप हेडिंग्स भूल गए बच्चे इस एग्जाम के अंदर, यानी हेडिंग्स आपने टूटा फूटा लिखा तो मार्क्स कटेंगे। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए अगले बार हम लोग चल रहे हैं और यहां पर कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव्स याद आ रहा होगा, एक टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव्स कहा था और उस ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स कहे थे? फटाफट बताइए, आप वहां से बोलिए, मैं यहां से सुनूंगा। नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपनी ऑब्जेक्टिव्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, सोशल ऑब्जेक्टिव समाज की ऑब्जेक्टिव्स होती है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉइज होता है। तो उसके इंपॉर्टेंस में भी ये पॉइंट लिख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज के विषय में भी मैनेजमेंट सोचता है। वो सोचता है हमारे कर्मचारी अच्छे रहे, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिले, वो हेल्दी कंडीशंस में काम कर सकें, वो सुरक्षित रह सके, उनकी जॉब ना छीने जबरदस्ती। तो मैनेजमेंट क्योंकि अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचता है, इसलिए यहां पर कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, आप भी लिख लेंगे। एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को भी ये पूरा करने में मदद करता है। स्टूडेंट आप चाहें तो आप इसके अलावे भी आप अपने एग्जामिनेशंस में ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक टॉपिक है किताब के अंदर, तो आप उसे यूज कर ही सकते हो। आप सोशल और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है उस वाले पॉइंट्स को भी यहां पे लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट बना करके मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। तो वो भी एक पॉइंट आपका हो जाएगा। आइए स्टूडेंट नीचे चलते हैं पांचवें पॉइंट पर और देखिए ये पॉइंट दिया ही वहां पर मैं बात कर रहा था और ये पॉइंट दिया हुआ है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी यूज कर सकते हो और निश्चित तौर पे देखिए यहां पर सोसाइटी वाला दे रहा है, वो वही सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। तो अब आपको लग गया होगा सर यहां तो नया कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बट ये टॉपिक खत्म कर रहा था इसलिए मैंने पिक किया सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम करता है वहां लोगों को जॉब देता है, वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो इसकी चिंता करता है, लोगों को अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विस दे सके, उन्हें रिजनेबल दाम पर दे सके, वहां के अगर स्कूल कॉलेज सड़कें बिजली की अगर व्यवस्था कर सके, ये सारा काम एक ऑर्गेनाइजेशन सोच करके चलता है जहां वो काम करता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है स्टूडेंट कि जिस सोसाइटी से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिसोर्सेज ले रहा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसका भी दायित्व बनता है कि अपने समाज के लिए कुछ करे। इसलिए मैनेजमेंट ये काम करता है कि सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करा सके, तो ये भी एक काम होता है। तो मैनेजमेंट की ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पे हमने रखा है। तो ये 5 सिंपल से मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे, आप देख सकते हो, फिर से एक एक फटाफट देख सकते हो। नंबर 1 पर क्या रखा स्टूडेंट हम लोगों ने? नंबर 1 पर कहा कि ये ग्रुप गोल को याद रखिएगा, ग्रुप गोल, इस सब पे फोकस करिएगा। गोल नहीं बोलेंगे, ग्रुप गोल बोलेंगे। नंबर 2 एफिशिएंसी बढ़ाता है, बट साथ में हमने इफेक्टिवनेस शब्द भी जोड़ दिया, आप भी अपने एग्जामिनेशंस में लिख लीजिएगा। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन सारे चेंजेस के साथ लड़ने के लिए अपने आप को परफेक्ट बना ले। नंबर 4 पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कह रहा है, बट पर्सनल और सोशल दोनों ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट बना लेंगे। तो यहां पर इंप्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स के विषय में सोचता है कि इंप्लॉइज को सारी चीजें प्रोवाइड करी जा सके, उनके अच्छा तनख्वाह और इससे रिलेटेड सारी बातें।
और यहां पर सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीजें हमने कहा कि सोसाइटी को क्या क्या हम दे सकते हैं। तो ये मेजर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थे जो आपको बस पढ़ लेना है, बस हेडिंग याद कर लेने हैं, आंसर आप अपने से बना सकते हो। स्टूडेंट ये सारी रीडिंग कर लिया, पहला चैप्टर का एक एक पॉइंट क्लियर कर लिया हम लोगों ने, पहला चैप्टर पूरी तरीके से हम लोगों ने थॉरली पढ़ लिया। लेकिन स्टूडेंट अब क्योंकि पहला चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, लेकिन क्या इसी तरीके से पढ़ने से हमारे मार्क्स आ जाएंगे? इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे पढ़कर के एग्जामिनेशन में जाने से आपके मार्क्स नहीं आने वाले। अगर आपने सपना रखा है 98, 99, 100 मार्क्स का, यानी 95 प्लस जाना चाहते हो, तो सिर्फ इस तरीके से पढ़कर आपको मार्क्स नहीं मिलता, और मैं ऐसे दिलाता भी नहीं हूं किसी को मार्क्स। तो फिर क्या करेंगे सर? चैप्टर तो पढ़ लिया, फिर क्या करेंगे? स्टूडेंट हर चैप्टर पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको सीखना होगा उसका केस स्टडीज, यानी केस स्टडीज किन किन टॉपिक्स पे आ सकता है, तो उन केस स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता होगा सीबीएसई लगभग 20 मार्क्स या उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क्स मिलाकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछती है, यानी ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ करके चलना पड़ेगा। तो इतने डिटेल में जाना पड़ेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देती है तो वो कैसे टच होगा। और तीसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी ना तो वो केस स्टडीज होगा, ना तो वो शॉर्ट आंसर्स होगा, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देगी लिखने के लिए कि भैया बताइए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द लेबल्स ऑफ। तो वो तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन इन तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के हम लोग 98, 99 और 100 मार्क्स का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। बिजनेस स्टडीज को सिंपल और इग्नोर करके चलने का काम मत करिएगा, है सिंपल बट इंटरेस्टिंग बना करके इसे हम बेस्ट करेंगे। स्टूडेंट हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगा, लेकिन क्योंकि ये पहला चैप्टर है और अभी तक हमने एक भी केस स्टडीज, ठीक है पढ़ाने के दौरान मैंने आपसे केस स्टडीज डिस्कशन किया है, लेकिन केस स्टडीज कैसे कैसे एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं उसके लिए एक अलग से, सबसे पहले इस चैप्टर के ओवर होने के बाद अब अगले वीडियोस के अंदर मैं सबसे पहले जो लेकर के आऊंगा कि टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, यानी कितने प्रकार का केस स्टडीज एग्जामिनेशंस में आ सकता है, कैसे कैसे केस स्टडीज पूछे जाएंगे, और वो जब हम लोग कर लेंगे टाइप ऑफ केस स्टडीज, तब जाकर के हम लोग फिर इस चैप्टर के केस स्टडीज को हाथ लगाएंगे और फिर उन्हीं बेसिस पर अपने सारे चैप्टर्स के अंदर हम लोग केस स्टडीज हैंडल करेंगे। यानी जो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली हम लोग कि केस स्टडीज कैसे कैसे आ सकते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, वो मैं आपको जिस दिन सिखा दूंगा उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर का केस स्टडीज हैंडल करेंगे और उसके बाद सारे चैप्टर पे सेम फॉर्मेट से हम लोग पढ़ाई करते चलेंगे। तो स्टूडेंट ये छोटा सा ही था, बस छोटा सा क्लास बनाना था मुझे ताकि ये खत्म भी हो जाए और आपको आने वाली अगली क्लास जो कि सिर्फ और सिर्फ हाउ टू handle the case studies or how to solve the case studies and the type of case studies which are being asked in CBSE examinations, उसके ऊपर बतानी है। तो इसलिए आप यहां तक देख करके कंफर्म हो लीजिए, अगली क्लास देखिए, उसके बाद इस चैप्टर के केस स्टडीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बस छोटा सा क्लास था, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, पाप लगेगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए अगर आप देख रहे हो वीडियोस तो सोचो कितने पाप लगेंगे आपको। इस चैनल को आपको अपने दोस्तों तक भी फैलाना, इसे स्प्रेड करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। सारे बेनिफिट्स अपने तक रखना बुरी आदत है। दूसरा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िए और मेरे एप्लीकेशंस पर भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।